दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। सॉरी, ये अपने चैनल का नाम याद रह गया। हमारा जो लाइव क्लास है वो एवरेस्ट इंस्टीट्यूट पर चल रही है, तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस लाइव सेशन में। मैं आपके लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। तो हम मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज प्रारंभ करेंगे और टेस्ट सीरीज लंबी चलेगी, आपकी परीक्षा तक चलेगी। हमारा प्रयास रहेगा कि अगस्त लास्ट तक तो आपके जो है ये टेस्ट मनोविज्ञान के आयोजित होंगे, वो यूनिट वाइज होंगे। साथ में आपको जैसे ही अगस्त खत्म होगा उसके बाद मॉडल पेपर भी हल करवाए जाएंगे और एनसीईआरटी सार संग्रह भी हल करवाया जाएगा। तो आप सभी एवरेस्ट इंस्टीट्यूट जो चैनल है इसके साथ आप बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत पुनः हार्दिक स्वागत है। तो साथी जो जुड़ चुके हैं उनका सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम क्वेश्चन प्रारंभ करने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम लेट हो गए। हमारी क्लास का जो समय रहेगा वो 4 बजे रहेगा। एक बात और ध्यान रखना, हमारी जो क्लास का जो समय रहेगा वो कितने बजे रहेगा? 4 बजे। डेली 4 बजे हमारी लाइव क्लास हुआ करेगी। आज किसी कारणवश 5 बजे लाइव क्लास हो रही है, तो 4 बजे हमारी क्लास होगी लाइव। तो आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं आज के टेस्ट सीरीज का। हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। कमेंट्स नीचे। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अधिगम से तात्पर्य है। अधिगम से क्या अभिप्राय है? अधिगम से तात्पर्य क्या है? अधिगम किसे कहते हैं? तो यहां पर कुछ विशेषताएं दी हुई है। इन विशेषताओं में से हमको सही उत्तर का चयन करना है। साथियों, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में यह सवाल पूछा हुआ है और सभी भर्ती परीक्षाओं में यह महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। अधिगम से तात्पर्य क्या है? ये विशेषताएं जो है, अभिषेक शर्मा जी, हेलो सर, अंतो कुमारी जी, एकता शर्मा, पवन जोरवाल, मीना जी, एकता शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लिंक को शेयर कर दें। और यहाँ पर अब हम प्रारंभ करें। हमारा पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, अधिगम से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना, अभ्यास व शिक्षण में परिपक्वता लाना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना, और चौथा जो ऑप्शन है वातावरण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले कुछ परिवर्तनों को, यानी कुछ परिवर्तन करना, तो इसको अधिगम कहेंगे। तो अधिगम से हमारा मीन्स क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? आप सभी का आंसर आ रहा है सी। बिल्कुल आप सभी का आंसर सही है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सी। अभी देखेंगे है कैसे। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, तो साथियों हमने आपको लाइव क्लास जब ली थी तो वहां पर बताया था कि अस्थायी जो परिवर्तन होंगे उनको हम अधिगम की श्रेणी में नहीं रखते। अस्थायी परिवर्तन से तात्पर्य जैसे शराब के कारण, नशीले पदार्थ के कारण, मादक पदार्थ या जो संवेग है, मूल प्रवृत्तियां हैं, उनके कारण यदि व्यक्ति का व्यवहार बदलता है तो वो अस्थायी परिवर्तन में आते हैं। और अस्थायी परिवर्तन को हम लर्निंग नहीं कहेंगे, तो ये लर्निंग की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरी बात, अभ्यास और शिक्षण में, तो यहां पर अभ्यास और शिक्षण तो सही है, किंतु यहां पर एक शब्द दिया है परिपक्वता। तो अभ्यास और शिक्षण में परिपक्वता लाना, तो अभ्यास और शिक्षण में परिपक्वता लाना, ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि व्यक्ति दो ही बातों सीखता है, अनुभव से और अभ्यास से। तो यहां पर प्रत्यक्ष अनुभव और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। व्यवहार में कैसा परिवर्तन? अपेक्षित। अपेक्षित से तात्पर्य होता है कि जैसा हम चाहते हैं, उसके लिए एक शब्द आता है वांछित परिवर्तन।
तो व्यवहार में वांछित परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो यहां पर व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। और चौथा जो है, वातावरण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में कुछ, ये जो कुछ वर्ड है ना, ये गलत है, ये जो शब्द है ये गलत है। इसलिए पहला जो क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो अनुभव है उनके माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके विस्तार से इसको बारे में समझाता हूं। दूसरे क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यहां पर आप देखें, एक विद्वान हुए हिलगार्ड। हिलगार्ड कहते हैं कि व्यक्ति के जो व्यवहार है, उस व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन। साथियों, व्यवहार में परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। पहला जो होगा, उस परिवर्तन को कहते हैं स्थायी परिवर्तन। दूसरा जो परिवर्तन होता है इसे कहते हैं अस्थायी परिवर्तन। और तीसरा जो परिवर्तन होता है इसे कह सकते हैं अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत स्थायी, अस्थायी नहीं, सॉरी, स्थायी। तो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो व्यवहार में परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। तो क्या हम तीनों परिवर्तनों को अधिगम कहेंगे? नहीं, केवल और केवल अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होगा उसे ही अधिगम कहेंगे। स्थायी जो परिवर्तन होता है, इसमें एक उदाहरण आता है परिपक्वता, मैच्योरेशन। परिपक्वता जो है ये नैसर्गिक प्रक्रिया है। इसके बारे में आगे क्वेश्चन आएगा और डिटेल से बात करेंगे हम। तो परिपक्वता स्वाभाविक होती है। परिपक्वता आयु के अनुरूप धीरे धीरे बढ़ती रहती है। यहां पर अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन है, ये स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन होता है। अर्थात ना तो पूर्ण रूप से स्थायी और ना ही पूर्ण रूप से अस्थायी, इन दोनों के बीच की स्थिति को नाम दिया अपेक्षाकृत स्थायी। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं, जो भी बात हम अनुभव और अभ्यास के द्वारा सीखते हैं वो एक लंबे समय तक याददाश्त में हमारे रहता है, जिसका नाम क्या दिया? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो यहां पर अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन है यह 2 प्रकार से होता है। एक होता है अनुभव से और दूसरा होता है अभ्यास से। दूसरा किससे होगा? अभ्यास से। ये कंटेंट मैंने आपको पूरा लाइव क्लास में वैसे भी पढ़ाया था, तो आप इतना ही समझे इस सवाल में कि व्यवहार में जो परिवर्तन होगा अनुभव और अभ्यास के द्वारा अपेक्षाकृत स्थायी होगा। केवल और केवल हम उसे ही क्या कहेंगे? अधिगम कहते हैं। तो यहां पर हमारा जो सवाल था पहला, ये क्या था? अधिगम से तात्पर्य अर्थात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में कैसा परिवर्तन होगा? अपेक्षित परिवर्तन। दूसरा हमारा सवाल है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह कथन देने वाले विद्वान कौन है? यानी इसकी परिभाषा किसने दी? सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण की परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यानी जो चेंज होता है वो वातावरण के कारण होता है। वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं तो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। ऐसी अधिगम के संबंध में जो परिभाषा दी वो किसने दी? E.A. पील, गेट्स तथा अन्य, बर्नार्ड और गोरी स्टेनर। आप कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या है। बिल्कुल कमेंट करें। ये जो क्वेश्चन है, सीखना व्यक्ति के जो व्यवहार में परिवर्तन है, एक परिवर्तन है, वह जो परिवर्तन है वो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह परिभाषा किसने दी? यहां पर आपके कमेंट आते हैं, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बर्नार्ड ने भी नहीं दी, गेट गोरी ने दी, E.A. पील। यहां पर ए राइट आंसर होगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। राइट आंसर क्या होगा? ए। बी आया है, बी गलत है। E.A. पील यानी पील महोदय ने यह परिभाषा दी। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जो हमने पहला प्रश्न पढ़ा उसी को आगे बढ़ाते हम तीसरा प्रश्न आगे बढ़ाएगा। अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले
अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? मैंने पूरा कंटेंट आपको समझा दिया, तुरंत उत्तर दें। अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है संवेग, स्मृति, अधिगम, अभिप्रेरणा। यानी क्या कहेंगे? कमेंट करके उत्तर दें। आप सभी बहुत अच्छे, जिस भी साथी जो लाइव जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत पुनः हार्दिक स्वागत है। आप सभी इसे शेयर करें और रोजाना हमारी जो क्लास है वो 4 बजे होगी। आज 5 बजे हो रही है लेकिन कंटिन्यू 4 बजे होगी, तो आप सभी इस लिंक को शेयर कर दें। यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा? यहां पर आंसर आ रहा है सी। बिल्कुल सभी का आंसर सही है, यानी उसे हम अधिगम कहेंगे। अनुभव के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो अपेक्षाकृत स्थायी होता है। अनुभव और अभ्यास के कारण उसे क्या कहेंगे? अधिगम कहते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। महत्वपूर्ण सवाल है, इस सवाल का आंसर आप देना। एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपने 3rd ग्रेड में ही पूछा हुआ सवाल है 2013 में। जो 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम हुआ था 2013, उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है, निष्पादन में परिवर्तन, निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है। निष्पादन में जो परिवर्तन होगा, जो चेंज होगा, वो अभ्यास का फलन होगा। किसका फलन होगा? अभ्यास का। यहां पर निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, इसे क्या कहा जाता है? कमेंट करके आप उत्तर बताएं। एकता, शर्मा, अधिगम, अभिप्रेरणा, परिपक्वता और बुद्धि, क्या कहा जाएगा? कमेंट करके आंसर दें फटाफट। यहां पर निष्पादन में परिवर्तन, अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए निष्पादन क्या है। हम इसकी चर्चा करेंगे। निष्पादन, यह आपके लिए एक नया शब्द है। निष्पादन, जो निष्पादन होगा, निष्पादन में जो परिवर्तन होगा वो अभ्यास का फलन होता है, यानी अभ्यास के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी, बी होगा। क्या होगा? बी। अर्थात निष्पादन में जो परिवर्तन होगा वो अभ्यास का फलन होता है, और इसका जो आंसर है राइट वो क्या होगा? अधिगम होगा। अब आप इस बात को समझिए, निष्पादन क्या होता है। अधिगम जो प्रक्रिया है वो निष्पादन से भिन्न है। एक कथन आता है अधिगम की विशेषताओं में, अधिगम प्रक्रिया निष्पादन से भिन्न है लेकिन ये अनुमानित है। ये कथन ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अधिगम की प्रक्रिया अनुमानित है, अनुमानित, किंतु निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन से क्या है? भिन्न। तो यहां पर अधिगम के जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसी है? अनुमानित है। प्रक्रिया कैसी? अनुमानित है कि बच्चे ने सीख लिया, लेकिन ये निष्पादन से भिन्न है। अब यहां पर निष्पादन क्या है इसको समझे। जैसे मान लो कोई बालक है, उस बालक को कविता याद करने के लिए दी जाती है। अब बच्चा उस कविता को बार बार अभ्यास करके याद करता है, तो अभ्यास से याद करता है, तो अभ्यास द्वारा सीख रहा है बच्चा। अध्यापक के कहने पर वह बालक उस कविता को सुना देता है। अध्यापक के कहने पर वह उस कविता को क्या कर देता है? सुना देता है। तो अध्यापक यह अनुमान करता है कि बच्चे ने कविता याद कर ली है या कविता सीख ली है। तो साथियों, वो जो कविता का जो सुनाना है, कविता का सुनाना निष्पादन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निष्पादन। यहां पर इस उदाहरण में कविता का सुनाना क्या कहलाएगा? कविता का सुनाना निष्पादन है। कैसे? कविता का सुनाना निष्पादन कैसे? क्योंकि निष्पादन क्या होता है? व्यक्ति का बाहरी व्यवहार और क्रिया होती है। व्यक्ति जो बाहरी व्यवहार करता है, जो दिखाई देता है, उस बाहरी व्यवहार और क्रिया को निष्पादन कहते हैं। तो बच्चा जो कविता को सुना रहा है, कविता का सुनाना निष्पादन है। लेकिन टीचर जब ये महसूस करता है कि बच्चे ने कविता सुना दी है, तो वहां अनुमान लगाता है कि क्या कर ली बच्चे ने? कविता याद कर ली। इसीलिए अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है जो कि निष्पादन से भिन्न है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5, उद्दीपक अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? आप फटाफट आंसर दिया करें। उद्दीपक अनुक्रिया के बीच स्टिमुलस रेस्पॉन्स के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रेरणा, संवेग, अधिगम और संप्रत्यय। यहां पर यह सवाल पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड 2011, सेकंड ग्रेड में आया हुआ सवाल है। आप सभी इसका आंसर दें। ये जो क्वेश्चन है एक बार सर देखना इस स्क्रीन पर क्या आ रहा है। यहां पर उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहेंगे? आपके आंसर प्रेरणा, संवेग, अधिगम, संप्रत्यय। तो उद्दीपक, स्टिमुलस, अनुक्रिया, रेस्पॉन्स, इन दोनों के बीच साहचर्य जब स्थापित होता है तो साहचर्य द्वारा बालक सीख जाता है, ये व्यवहारवादी कहते थे। और इसका मतलब होगा अधिगम, यानी ऐसे प्रक्रम को, इस घटनाक्रम को क्या कहेंगे? लर्निंग कहेंगे। आप इस बात को समझे। जैसे ये पिंजरे में बिल्ली बंद थी, यहां पर बिल्ली थी, मछली का टुकड़ा, ये मछली का टुकड़ा था, ये बाहर रखा हुआ था। बिल्ली इसको प्राप्त करने का क्या करती है? प्रयास करती है, बार बार प्रयास करती है। तो यहां पर स्टिमुलस से रेस्पॉन्स हो रहा है, ये स्टिमुलस है और यहां पर बिल्ली क्या कर रही है? रेस्पॉन्स। ये क्रिया बार बार हो रही है। जब ये क्रिया बार बार होगी तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच साहचर्य स्थापित होगा और बिल्ली क्या अंत में क्या सीख गई? खटके का चलाना सीख गई, जिसे क्या कहेंगे? लर्निंग कहेंगे, अधिगम कहेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यानी ऐसी कौन सी विशेषता है जो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? तो यहां पर ऐसी कौन सी विशेषता है जो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? परिपक्वता, इस शब्दों को ध्यान रखा करो। मनोविज्ञान में प्रश्नों को समझ करो अच्छी तरह। पहले प्रश्न अगर समझ में आ गए तो आंसर देना बहुत आसान होता है। तो निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? परिपक्वता की कौन सी विशेषता? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसी कौन सी विशेषता है जो परिपक्वता को लर्निंग से अलग करती है? यानी परिपक्वता की एक अन्य विशेषता ऐसी कौन सी अलग जो कर देगी अधिगम की विशेषताओं से, जो उसको भिन्न दर्शाती है, कौन सी है? तो साथियों यहां पर आप देख रहे हैं आंसर आपके अभी आए नहीं है, आप कमेंट करके आंसर दें। यहां पर मैं एक एक कथन को लेता हूं। पहले यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो देखो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया परिपक्वता नहीं है। परिपक्वता एक निश्चित आयु सीमा पर आकर क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। इसलिए चौथा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह प्रेरकों पर निर्भर करती है। तो परिपक्वता के लिए प्रेरक और उद्दीपक की कोई आवश्यकता नहीं है। परिपक्वता एक नैसर्गिक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो गर्भकाल से व्यक्ति के प्रारंभ हो जाती है। तो यह कथन भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। यह अभ्यास पर निर्भर करती है। साथियों ध्यान रखना, परिपक्वता को अभ्यास या अनुभव से बदला नहीं जा सकता। परिपक्व होने पर ही बच्चा अपनी आयु के अनुरूप कार्य करेगा। जैसे कि कोई बालक है, चलना सीखता है, तो एक उम्र होने पर हर बच्चा चलना सीखता है। ऐसा नहीं है आप कितना ही प्रशिक्षण दे लो, 3 माह के या 4 माह के शिशु को आप चला नहीं सकते। इसीलिए यहां पर यह कथन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों जो कथन है, ये तीनों कथन अधिगम को व्यक्त करते हैं। परिपक्वता को अधिगम से अलग करने वाली विशेषता कौन सी है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यानी कि जो परिपक्वता है, इस परिपक्वता को इंग्लिश में कहते हैं मैच्योरेशन। क्या कहेंगे? मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन जो परिपक्वता है, ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, नैसर्गिक है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक। तो नैसर्गिक या स्वाभाविक प्रक्रिया को परिपक्वन कहते हैं, जो अपने आप ग्रोथ होती रहती है। इसके लिए किसी भी अनुभव और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है।
लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करना है, यह है अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वह कौन सी है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान में जो सीखना है, लर्निंग है, वो लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करना है, यह अधिगम की किस श्रेणी में आता है। आपके सामने ऑप्शन है, अधिगम प्रक्रिया में, अधिगम की विशेषताओं में, अधिगम के नियम में, या अधिगम के सिद्धांतों में। आप बताएं, शिक्षा मनोविज्ञान में जो सीखना है, जो लर्निंग है, वो लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। तो लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है लर्निंग, यानी कि ये क्या कहलाएगा, कमेंट करके बताएं। आंसर अधिगम की प्रक्रिया, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अधिगम की प्रोसेस कहलाएगा। ये लर्निंग की प्रोसेस है। सीखना क्या है, लर्निंग की एक प्रोसेस होती है। बच्चे को पहले आवश्यकता होती है, उसके बाद ये जो पूरी जो घटनाक्रम होगा लक्ष्य तक पहुंचना, ये एक प्रोसेस है, इसे प्रक्रिया नाम दिया। तो ये राइट आंसर क्या होगा, अधिगम की प्रक्रिया। अभी हम सोपानों की बात करेंगे, इससे संदर्भित क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम क्या है। साथियों, ये जो सवाल है ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखना। ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है और महत्वपूर्ण है। इस टाइप्स ऑफ लर्निंग में से सवाल आता है। तो आप बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है। सही तार्किक क्रम का मतलब जो लर्निंग की प्रोसेस होती है, जब बच्चा सीखता है तो उसका सही क्रम क्या है। सबसे पहले आवश्यकता, स्थिति, अंत्यक्रिया, तत्परता, या फिर आवश्यकता, तत्परता, स्थिति, अंत्यक्रिया, या फिर आवश्यकता, अंत्यक्रिया, स्थिति और तत्परता, या फिर चौथा ऑप्शन तत्परता, आवश्यकता, अंत्यक्रिया और स्थिति। कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है। कमेंट करके बताएं। आप सभी रोज जो क्लास होगी, इस क्लास को आप रेगुलर यदि लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैं अधिगम के जो एक सिस्टम है कि विशेषता, फिर उसके जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट के बाद स्टेप्स ऑफ लर्निंग है, फिर उसके बाद उसके जो सोपान है, उन सभी को एक क्रम में, फिर अधिगम के सिद्धांत है, तो इनको एक क्रम में, मैं क्वेश्चनों को भी क्रम में करवाऊंगा और आपके अधिगम का जो पूरा टॉपिक है वो प्रश्नों के माध्यम से आपका एकदम सटीक हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। कमेंट करके आप आंसर दें। आंसर आ रहा है बी, आवश्यकता, तत्परता, स्थिति और अंत्यक्रिया। बिल्कुल और दें आंसर, बताएं। देखो, सबसे पहले व्यक्ति को क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो साथियों देखो, पहले व्यक्ति तत्पर नहीं होता। जब तक व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है तो तत्पर कैसे होगा, नीड्स का होना जरूरी है। तो ये कथन तो हो जाता है गलत। अब हम बात करते हैं, 3 कथन बचे हमारे सामने, आवश्यकता, स्थिति, अंत्यक्रिया और तत्परता। तो यहां पर जो व्यक्ति को जब आवश्यकता है तो बताओ तत्परता अंत में कैसे होगी। ये जो तत्परता है ये लास्ट में कैसे हो सकती है, अर्थात जब व्यक्ति को नीड्स है तो उसके लिए तैयार भी होगा, तत्पर भी होगा। तो ये कथन भी गलत हो जाता है, पहला भी। अब आता है दूसरा कथन, आवश्यकता, फिर तत्परता, तैयार होने के बाद अधिगम की स्थिति बनती है। स्थिति से तात्पर्य है अधिगम की स्थिति, और अधिगम की स्थिति बनने के बाद इंटरेक्शन होता है, अंत्यक्रिया होती है, और अंत्यक्रिया के बाद व्यक्ति सीख जाता है। तो यहां पर ये जो बी आंसर जो दिया है बिल्कुल राइट है। कमेंट बॉक्स में नाम दिख नहीं रहा है मुझे प्रॉपर, बाकी आपका जो आंसर है वो सही है। ए आंसर गलत है, बी बिल्कुल राइट है। सबसे पहले व्यक्ति को आवश्यकता होती है, फिर तत्पर होगा, स्थिति बनेगी और अंत्यक्रिया करेगा। यहां पर यह कथन क्यों गलत है, क्योंकि अंत्यक्रिया जो होती है वो लास्ट में होती है। पहले तत्पर होगा व्यक्ति, फिर लर्निंग की स्थिति बनेगी, उसके बाद अंत्यक्रिया होगी। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम। इसे संदर्भित ये क्वेश्चन है अगला भी, उसके बाद मैं समझाऊंगा अधिगम के सोपानों को। यहां पर अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। ये सेकंड ग्रेड टीचर 2014 में पूछा हुआ सवाल है। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। लर्निंग की जो प्रोसेस है उसमें सही कड़ी क्या है, कौन सा सही क्रम है। सबसे पहला लक्ष्य, दूसरा समायोजन, प्रेरक, परिवर्तन। फिर है परिवर्तन, लक्ष्य, प्रेरक, समायोजन, प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन, परिवर्तन,
समायोजन, प्रेरक, लक्ष्य और परिवर्तन। बताएं सर, कमेंट करके बताएं आप फटाफट। अधिगम का जो चरण है, अधिगम की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, उसका सही क्रम क्या है, सही कड़ी क्या है, पहचाने आप और कमेंट करके आंसर दें। मैं आपको यहां पर सबसे पहले स्टेप्स ऑफ लर्निंग समझाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर अभी तक आया नहीं है। बी तो गलत है, बताएं आप। यहां पर देखें आप सभी, सर जी टॉपिक वाइज करवाओगे क्या? बिल्कुल टॉपिक वाइज करवाएंगे। पहले लर्निंग लेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट, इस प्रकार एक एक यूनिट के करीब करीब हम 250 प्रश्न लेंगे, लगभग 250 प्रश्न, जिसमें आपका पूरा कंटेंट कवर हो जाता है। और प्रश्न ऐसे नहीं बिल्कुल सीधा सीधा किसने ये सिद्धांत दिया, अच्छे स्तरीय प्रश्न लेने का मेरा प्रयास रहेगा। तो आपका आंसर आ गया ए, लक्ष्य, समायोजन, प्रेरक और परिवर्तन। नहीं, आपका ये आंसर गलत है। देखो यहां पर लक्ष्य, सबसे पहले व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित नहीं करता, सबसे पहले व्यक्ति को आवश्यकता होती है। सी आंसर आया है, बिल्कुल राइट है सी आंसर, ये सी आंसर बिल्कुल सही है। अब समझे आप इसको, सबसे पहले लक्ष्य व्यक्ति निर्धारित नहीं करता। पहले ये प्रेरक जो दिया है, जिसे क्या कहेंगे, मोटिव, क्या कहेंगे, मोटिव। तो यहां पर आप ध्यान रखना, सबसे पहले व्यक्ति को क्या होती है, आवश्यकता। क्या होती है, आवश्यकता। मैं आपको समझा देता हूं स्टेप्स ऑफ लर्निंग। सबसे पहले व्यक्ति को क्या होती है, आवश्यकता होती है। आवश्यकता यदि पेपर में नहीं मिले तो आपको मिलेगा प्रेरक, और प्रेरक भी नहीं मिले तो आपको प्रेरणा मिलेगा। प्रेरक या प्रेरणा एक ही बात है। प्रेरक मोटिव और प्रेरणा मोटिवेशन। प्रेरक की जगह अभिप्रेरक भी मिल सकता है। दूसरा जो स्टेप्स है, व्यक्ति को आवश्यकता है तो व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करेगा। क्या करेगा, लक्ष्य का निर्धारण करेगा। लक्ष्य जिसे क्या कहेंगे, उद्देश्य। लक्ष्य या उद्देश्य जिसे गोल कह सकते हैं, तो गोल का अपने का निर्धारण करता है कौन, व्यक्ति गोल का निर्धारण करता है। जब व्यक्ति लक्ष्य का निर्धारण करता है तो लक्ष्य का निर्धारण जब हो जाता है, जैसे रीट भर्ती परीक्षा आई, आपने लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे परीक्षा पास करनी है, तो लक्ष्य निर्धारित होने के बाद आप क्या करोगे, अधिगम तत्पर हो जाओगे। क्या हो जाओगे, तत्पर हो जाओगे। बहुत सारी बाधाएं भी आएंगी और बाधाओं को आप क्या करोगे, दूर करोगे। जैसे आप बाधाओं को दूर करते हो तो आपकी क्या बन जाती है, अधिगम की स्थिति बनती है। क्या बनती है, अधिगम की स्थिति। तो अधिगम की जैसी सिचुएशन बनती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अधिगम की स्थिति को वातावरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वातावरण। तो अधिगम की स्थिति या वातावरण बनने के बाद आप क्या करोगे, उस स्थिति के प्रति रेस्पॉन्स करोगे, अनुक्रिया करोगे। और जैसे आप रेस्पॉन्स करोगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, लेकिन आप क्या कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे, जिसे क्या कहेंगे, समायोजन। अभी मैं समझाता हूं आपको समायोजन। और सातवां जो स्टॉप होगा आपके हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन। और ये व्यवहार में परिवर्तन कैसा होगा, वांछित होता है, वांछित होता है। और फिर आपके स्थायित्व हो जाता है, स्थायीकरण हो जाता है, अर्थात आपने जो सीखा है वो उसमें स्थिरता आ जाती है। आठवां होगा स्थिरता। देखो अच्छा सवाल है, ये स्टेप्स ऑफ लर्निंग में से है और इसमें सवाल आते रहते हैं। आप, मैं जो ये क्रम बता रहा हूं, आप ये क्रम याद रखना। वैसे तो स्मिथ ने 3 क्रम बताए जो है, और ये थॉर्नडाइक के बताए हुए क्रम है, तो मैं आपको यहां पर ये थॉर्नडाइक का बता रहा हूं, लेकिन पेपर में आपके सभी सवाल इस क्रम से आपके सही हो जाएंगे। तो आप इनको नोटबुक में उतार ले और इसको अच्छी तरीके से याद रखें। देखो सबसे पहले आपको आवश्यकता थी नौकरी लगने की, आपको नीड्स है, आपका प्रेरक काम कर रहा है, मोटिवेट हो आप, आपने लक्ष्य का निर्धारण किया कि मुझे परीक्षा पास करके नौकरी प्राप्त करनी है। लक्ष्य आपका है नौकरी प्राप्त करना। जैसे ही आपने लक्ष्य निर्धारित किया तो आप तैयार हो गए, तत्पर हो गए, लेकिन बहुत सारी बाधाएं आती है कि
कमरा कहाँ लें, पैसे नहीं है, कोचिंग करे नहीं करे, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो वहां पर आप बाधाओं को दूर करते हो, और जैसे आप बाधाओं को दूर करोगे तो एक अधिगम की स्थिति बनेगी, जिसे वातावरण कह सकते हैं। अर्थात एक बढ़िया शानदार वातावरण तैयार होगा, और जैसे ही वातावरण बनेगा उस वातावरण में आप लक्ष्य प्राप्ति के प्रति क्या करोगे, रेस्पॉन्स करोगे, जिसे अनुक्रिया कहा जाता है। आप अनुक्रिया करोगे, और अनुक्रिया करने के बाद आप जब भी अधिगम की स्थिति बनी, रेस्पॉन्स कर रहे हो, तो आप स्थिर हो, यानी आप समायोजित हो, तो आप समायोजन हो जाएगा, आपके व्यवहार में क्या हो जाएगा, समायोजन। और समायोजन होने के बाद आप लर्निंग कर लोगे, अर्थात सीखने लग जाओगे। जब सीखोगे तो आपके व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन, चेंज होगा, और वो चेंज में क्या आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिक्सेशन हो जाएगा। आप जो पढ़ोगे वो आपको याद हो जाएगा, और वो याद कैसा होगा, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होगा। तो यहां पर ये स्टेप्स ऑफ लर्निंग थे। अब इस सवाल को देखें आप, अधिगम की प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, या तो आवश्यकता मिलेगा पेपर में, या प्रेरक या प्रेरणा। तो यहां पर प्रेरक दे रखा बीच में, इस कारण से ये आना चाहिए था शुरू में। लक्ष्य व्यक्ति बाद में निर्धारित करता है, इसलिए ये गलत हो गया। यहां पर परिवर्तन दिखा रहा है, तो परिवर्तन, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो तो बहुत बाद में होता है, 7वां स्टेप है, ये भी गलत हो गया। प्रेरक, सबसे पहले प्रेरक बिल्कुल सही है, फिर इसके बाद लक्ष्य निर्धारित किया। अब जरूरी नहीं है वो कंटिन्यू दे, बीच में वो नहीं भी दे सकता है, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आपको वो बीच में नहीं भी दे सकता है। कि जैसे यहां पर लक्ष्य के बाद ये बीच की स्थिति नहीं दी इसने, और सीधा क्या दिया, समायोजन। तो समायोजन हमने 6ठे स्तर पर लिखा है, तो जरूरी नहीं है वो बीच के सारे स्टेप दे। तो सबसे पहले प्रेरक, प्रेरक के बाद लक्ष्य, लक्ष्य के बाद एडजस्टमेंट, समायोजन, और फिर व्यवहार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं? सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं? फर्स्ट ग्रेड म्यूजिक 2016 में ये आया हुआ प्रश्न है। तो यहां पर सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण, स्टेप्स ऑफ लर्निंग के 4 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहां पर दे रखा क्रिया, उद्देश्य, बाधा और प्रेरणा। प्रेरणा, बाधा, अनुगमन और लक्ष्य। लक्ष्य, हेतु, क्रिया, अनुगमन। उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन और अनुगमन। आप आंसर दें इसका। अभी मैंने आपको स्टेप्स ऑफ लर्निंग भी बताए कि सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से सही क्रम में हो सकते हैं। तो आप बताएं इसको, कमेंट करके दें। अभी तक कमेंट नहीं आया आपको? क्वेश्चन को समझना है, सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण। तो मैंने अभी स्टेप्स ऑफ लर्निंग के 8 चरण बताए, उनमें से 4 चरण आपको सेट बैठाने की सही क्रम कौन सा होगा। तो देखो मैं समझा देता हूं आपको। सबसे पहले मैंने वहां पर क्या बताया था, आवश्यकता बताया। आवश्यकता नहीं मिले तो प्रेरणा मिलेगा। तो यहां पर प्रेरणा है, यहां पर प्रेरणा है, ठीक है, और ये प्रेरणा, लेकिन यहां पर ये प्रेरणा दे दिया तो लक्ष्य क्या दे दिया, सबसे अंत में दे दिया। इस कारण से ये भी क्या हो जाएगा, गलत। आपको वो देखना है कि सभी चरण सही होने चाहिए। तीसरा जो है, यहां पर लक्ष्य दे दिया। अब यहां पर प्रेरणा नहीं है, लेकिन लक्ष्य के बाद हेतु दे दिया। उद्देश्य और लक्ष्य तो एक ही बात है, पहला चरण ये हो सकता है, ठीक है। इसके बाद क्रिया, यानी व्यक्ति क्रिया करेगा। हेतु का मतलब तो कारण होता है, यहां पर ये क्रिया करेगा। फिर मूल्यांकन होगा, यानी जैसे व्यक्ति ने उद्देश्य का निर्धारण किया, उद्देश्य निर्धारण के बाद व्यक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया कर रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है। रेस्पॉन्स करने के बाद सही अनुक्रिया का चयन करेगा, यानी उसको अपना मूल्यांकन हो जाएगा, और सही अनुक्रिया हो जाती है तो उसका फॉलो करने लग जाता है, जिसे अनुगमन कहा जाता है, फॉलो अप कहा जाता है। तो यहां पर आप देखें, सबसे पहले उद्देश्य, जैसे मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं। थॉर्नडाइक ने बिल्ली को यहां पर बंद किया था, ये मछली का टुकड़ा था। बिल्ली मछली के टुकड़े को प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी, और ये मछली के टुकड़े को प्राप्त करने का जो प्रयास था, सबसे पहले इसको गोल उद्देश्य दिख रहा था। फिर उसने क्रिया की, बार बार उस काम को किया, गलतियां भी की। अंत में अचानक उसका बटन पड़ा और सही अनुक्रिया का चयन कर लिया। उसको मूल्यांकन हुआ, इवोल्यूशन हुआ कि मुझे यहां दबाने से भोजन प्राप्त होता है।
और जब सही अनुक्रिया का चयन कर लिया उसने तो उस क्रिया को बार बार करने लगी, अर्थात वो बटन पर पंजा डालती और भोजन प्राप्त कर लेती, जिसे अनुगमन कहा जाता है, फॉलो अप कहा जाता है। तो सही क्रम क्या होगा? डी होगा। और किसी बच्चे का आंसर आया भी है, 2-3 बच्चों का, बिल्कुल राइट आंसर है डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप रटा मत करो, आपने प्रश्न जो आए हुए रट रखे हैं, रटने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्यवहार का करना पक्ष है, यानी जब कोई व्यक्ति व्यवहार करता है तो वह कौन सा पक्ष कहलाएगा? देखो, व्यवहार के करने के 3 पक्ष होते हैं, पहलू होते हैं 3। अधिगम जब व्यक्ति करता है, सीखता है, तो उसके 3 पहलू होते हैं, व्यवहार करने के 3 पक्ष होते हैं। एक होता है व्यवहार का क्रियात्मक पक्ष, जिसे गतिक पक्ष कहा जाता है, एक होता है भावात्मक पक्ष, और एक होता है संज्ञानात्मक पक्ष, जिसे ज्ञानात्मक क्षेत्र कहा जाता है। सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र नहीं होता। तो सीखने के 3 पक्ष होते हैं, व्यवहार करना एक पक्ष है। कौन सा पक्ष कहलाएगा? कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो व्यवहार करना, जब व्यक्ति कोई काम करता है तो करना गतिक या क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथियों, यहां पर गतिक जो क्षेत्र होता है कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग कहलाता है, क्रियात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग उसका संज्ञानात्मक क्षेत्र कहलाता है, और अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग उसका भावात्मक क्षेत्र कहलाता है। तो यहां पर संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र 3 प्रकार, ये अनुच्छेद व्यवहार करना, 3 पक्ष होते हैं सीखने के, और 3 पक्ष में जो व्यवहार करना है, ये व्यवहार करना कौन से पक्ष में आएगा? क्रियात्मक पक्ष में आएगा। अब आप इस बात को समझे, क्रियात्मक पक्ष क्या होता है। क्रियात्मक जो पक्ष होता है, क्रियात्मक पक्ष में बालक जैसे चलना, दौड़ना, पकड़ना, फेंकना, इस प्रकार की जो भी क्रियाएं करता है जो उसके गतिक पक्ष को दर्शाती है, उसका कौन सा क्षेत्र आएगा? क्रियात्मक पक्ष आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है, जब बालक सीखने के लिए क्या होता है? तैयार होता है, तो वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, यानी यह सिद्धांत किसने दिया? बहुत सरल सवाल है, कमेंट करके आप आंसर दे सकते हैं। सभी जानते हैं इसका आंसर किसने दिया? थॉर्नडाइक। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तो उस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है, प्रभावशाली तरीके से कर सकता है। इसे क्या कहा जाता है? सीखने का तत्परता का नियम। और ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक। अब इस बात को समझे, आपने रट रखे हैं कि एक घोड़े को तालाब के पास ले जा सकते हैं किंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि घोड़ा तत्पर नहीं था। यह सवाल आया हुआ सवाल है। क्यों पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते? क्योंकि घोड़ा तत्पर नहीं था। तो यहां पर सवाल आ सकता है कि एक बालक को विद्यालय ले जाया जा सकता है किंतु उसे पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि बालक उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहां पर जब व्यक्ति किसी काम को करने के लिए तैयार होता है तो उसे तत्परता का नियम कहते हैं, तत्परता कहते हैं। और तत्परता की बात कौन करता है? थॉर्नडाइक करता है। ये हमारा थॉर्नडाइक महोदय ने सिद्धांत दिया। इसकी पूरी थ्योरी में मैंने और डिटेल में इसको समझा रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, जो अभी मैंने आपको बताया, आप एक घोड़े को तालाब के पास ले जा सकते हैं किंतु उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यह कहावत उदाहरण है सीखने की बुद्धि का, सीखने के प्रति सजगता का, सीखने के प्रभाव का और सीखने की रुचि का। तो देखो, सजगता को तत्परता कहते हैं। तो यहां पर सीखने के प्रति सजगता का उदाहरण होगा, एक को घोड़े को तालाब के पास ले जा सकते, पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ये उसकी सजगता का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। धीमी गति से सीखने वाला जो बालक होता है, जो धीरे सीखता है, तो धीमी गति से सीखने वाले बालकों हेतु, धीमी गति से सीखने वाले बालकों हेतु अध्यापक के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? जो बालक धीरे सीखते हैं, धीमी गति से सीखते हैं, तो देखो सब मित्रों, जो थॉर्नडाइक है वो थॉर्नडाइक बात करता है कि किसी भी काम को अभ्यास पर बल देता है, अभ्यास से करना चाहिए, बार बार कार्य की पुनरावृत्ति पर बल देता है। तो अभ्यास द्वारा सीखने पर बल कौन देता है? थॉर्नडाइक। जिसे सिद्धांत का नाम क्या है? उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? उद्दीपक प्रतिक्रिया। उद्दीपक प्रतिक्रिया का
सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया और धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि ये अभ्यास पर, पुनरावृत्ति पर बल देता है। इजी सवाल था, ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। इस क्वेश्चन को समझे आप। एक कोई बालक है, अतीत यानी जो पहले उसने कर दिया व्यवहार, अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया, पहले कोई परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में जैसा वो व्यवहार करता था, तो अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति, जो नई कोई व्यवहार करता है, कोई नई सिचुएशन में व्यवहार करता है, तो अनुक्रिया करता है, तो वह किससे संबंधित है? तो समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। पहले जैसा किया था वैसा ही करता है, तो वह सीखने की प्रक्रिया का आवृत्ति का नियम, सीखने की तत्परता का नियम, सीखने के सादृश्यता का नियम या सीखने के प्रभाव का नियम कौन सा है? कमेंट करके आप आंसर दे सकते हैं। एक बालक, पूरे समझ लें, एक बालक अतीत की समान परिस्थितियों में, जो पूर्व में घटना घटित हो चुकी है, उसी के समान की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति रेस्पॉन्स करता है, यानी वैसा ही रेस्पॉन्स करता है, तो वहां पर वह किससे संबंधित है? सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति का नियम। अब आप समझे, सीखने की प्रक्रिया तो है, लेकिन वो उसकी अभिवृत्ति को दर्शाता है, उसकी मनोवृत्ति को दर्शाता है। ये इसको क्या कह सकते हैं? मनोवृत्ति। उसकी धारणा को दर्शाता है। इसको पूर्वाग्रह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पूर्वाग्रह। तो धारणा, पूर्वाग्रह उसकी मनोवृत्ति को दर्शाता है। तत्परता नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीखने की प्रक्रिया की अभिवृत्ति का नियम। यानी उसकी धारणा कैसी है, उस काम को करने के प्रति उसकी विचार जो थे अच्छे थे, इस कारण तो वो वैसा ही अनुक्रिया करता है जिसे वो पूर्व में करता था। इसे कहते हैं सीखने की प्रक्रिया की अभिवृत्ति का या मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम जो थॉर्नडाइक ने दिया, गौण नियम 5 और प्रमुख नियम 3 बताए। और जो मनोवृत्ति का नियम है वो नियम कहता है कि हमारी मनोवृत्ति जिस कार्य के प्रति जैसी होती है, उस कार्य को हम उसी अनुपात में सीखते हैं या हम वैसा ही करते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गैस्टल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान के लिए सबसे जरूरी क्या है? गैस्टाल्टवाद, देखो गैस्टाल्टवाद के विद्वान कौन थे? वर्दीमर, कोहलर और कॉफका। कोहलर और कॉफका, इन्होंने गैस्टाल्ट थ्योरी दी। कॉफ्ता भी मिलता है, कॉफका भी मिलता है, ठीक है। गैस्टाल्ट थ्योरी दी। गैस्टाल्ट का मतलब होता है समग्राकृति या पूर्णाकृति। इसका जो अर्थ होगा, शाब्दिक अर्थ, वो होगा समग्राकृति। कमेंट करके आप आंसर दे, आंसर क्या आएगा? समग्राकृति या इसे कहेंगे पूर्णाकृति। पूर्णाकृति। तो यहां पर गैस्टाल्ट वाद के अनुसार समस्या के समाधान के लिए सबसे जरूरी क्या है? संवेदना, व्यक्तित्व, कंसेप्ट, संप्रत्यय या सूझ। कमेंट करके आप आंसर दें। संवेदना, व्यक्तित्व, संप्रत्यय और सूझ। यहां जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सूझ होगा। क्योंकि गैस्टल्टवादी जो थे वो कहते थे इसके लिए स्टिमुलस रेस्पॉन्स की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही व्यक्ति के सामने किसी पूर्ण समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो व्यक्ति में सूझ उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? सूझ। तो सूझ जब उत्पन्न होगी तो सूझ द्वारा बालक सीखता है, और सूझ अचानक उत्पन्न होती है। सूझ पूर्ण समस्या के प्रस्तुतिकरण पर उत्पन्न होती है। इसलिए सूझ द्वारा सीखने पर बल कौन से विद्वान देते थे? जो है गैस्टल्टवादी देते थे, वर्दीमर, कोहलर, कॉफ्ता। ध्यान रखना, 3 तो गैस्टल्टवादी ये है। एक गैस्टल्टवादी और आते हैं जो आप बहुत कम लोग जानते हैं, जिसका नाम आता है कर्ट लेविन। कर्ट जो लेविन थे, इन्होंने क्षेत्र अधिगम सिद्धांत दिया, और ये भी एक गैस्टल्टवादी भी थे और संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो सूझ है। बिल्कुल आपका आंसर सही आया है। नेक्स्ट, गैस्टल्टवाद के प्रतिपादक कौन है? तो अभी मैंने इसकी चर्चा आपके सामने करी दी। तो यहां पर एक ऑप्शन में दे रखा है वर्दीमर।
वर्दीमर, कोहलर, कोफ्ता, गेस्टोल्टवाद। यदि आपसे पूछा जाए मुख्य प्रतिपादक तो वर्दीमर, मुख्य प्रयोगकर्ता कौन थे तो कोहलर। मुख्य प्रयोगकर्ता सारे जो प्रयोग किए थे चिंपैंजी वगैरह पर, वो सभी के सभी प्रयोग किसने किए थे? कोहलर ने। तो यहां पर ये पूछ रहा है गेस्टोल्टवाद के प्रतिपादक, तो या तो ऑप्शन में अकेला मिलेगा वर्दीमर, कोहलर, कोफ्ता में से कोई एक मिलेगा, या फिर तीनों मिलते हैं और फिर उसमें चुनाव करवाता है तो आपका आंसर हो जाएगा वर्दीमर। और उपयुक्त सभी मिलता है तो तीनों तो थे ही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? मित्रों, सुल्तान जो वनमानुष था, जिसका नाम चिंपैंजी था, वनमानुष था, और इस पर कोहलर ने प्रयोग किए। किसने प्रयोग किए? कोहलर ने। तो प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? मैंने आपको बताया जितने भी प्रयोग करता थे सारे प्रयोग किसने किए थे? कोहलर ने किए थे। टेनेराइफ द्वीप और केंद्रीय द्वीप पर प्रयोग किए थे। बंदरों और वनमानुषों का इन्होंने अध्ययन किया था केंद्रीय द्वीप पर और टेनेराइफ द्वीप पर। तो कोहलर ने इस पर क्या किए थे? प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रोफेसर बीएफ स्किनर हुए। कौन हुए? बीएफ स्किनर, जिसने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। एक सिद्धांत दिया था स्किनर ने, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन का सिद्धांत है वो बीएफ स्किनर ने दिया। अब सवाल समझे आप, एक प्रोफेसर बीएफ स्किनर के नियमों के आधार पर यह क्रिया प्रसूत क्या कहता है कि जब कोई बालक कोई क्रिया करता है तो उस क्रिया के लिए क्या किया जाए कि वो क्रिया दोबारा करे, यह सवाल पूछना चाह रहा है। एक प्रोफेसर बीएफ स्किनर के नियमों के आधार पर एक परीक्षण का निर्माण कर रहा है। एक प्रोफेसर बीएफ स्किनर के नियमों के आधार पर, कोई प्रोफेसर है, वो बीएफ स्किनर ने जो प्रयोग किए थे उसके आधार पर एक परीक्षण तैयार कर रहा है। संप्रत्य जो इस परीक्षण के केंद्र पर होगा वो कौन सा कंसेप्ट होगा? सूझबूझ, अनुकरण, अस्तित्व का कारण और पुनर्बलन अनुसूचियां। यहां पर आपके आंसर भी आए हैं। अनुकरण नहीं, कमेंट करके बता सकते हैं आप। तो यहां पर सूझबूझ तो इसलिए नहीं होगा कि इसकी बात तो कोहलर, कोफ्ता, वर्दीमर करते थे जो गेस्टोल्टवादी थे, तो सूझ तो होगा ही नहीं। और हम बात कर रहे हैं स्किनर की। अनुकरण की बात देखो, ये अनुकरण पर बल देते थे, लेकिन अनुकरण पर विशेष बल सामाजिक अधिगम के सिद्धांत पर दिया। सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा का था, उन्होंने अनुकरण पर बल दिया। और अनुकरण पर सारे व्यवहारवादी बल देते हैं, तो इससे भी इस कंसेप्ट का क्लियर नहीं हुआ। अस्तित्व का कारण ये भी नहीं है। पुनर्बलन की अनुसूची, देखो इन्होंने पुनर्बलन की अनुसूची प्रस्तुत की बीएफ स्किनर ने, और पुनर्बलन की 4 अनुसूचियां बताई। सतत अनुसूची, अंतराल अनुसूची। तो उस पुनर्बलन की अनुसूची में कब और कितना पुनर्बलन देना चाहिए, इस बात पर अध्ययन किया गया। तो यह सवाल जो है, एक प्रोफेसर बीएफ स्किनर के नियमों के आधार पर एक परीक्षण तैयार कर रहा है। यह संप्रत्य जो इस परीक्षण के केंद्र पर होगा, तो उसका टारगेट क्या रहेगा? पुनर्बलन की अनुसूचियां उसका आधार रहेगा। और उस आधार पर जब कोई व्यक्ति किसी काम को सही करेगा तो उसको तुरंत पुनर्बलन देगा। तो पुनर्बलन की अनुसूचियों में पुनर्बलन पर विशेष फोकस किया गया है। और ये पुनर्बलन की अनुसूचियां किसने प्रतिपादित की थी? बीएफ स्किनर ने। हमारा आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। 20-20 क्वेश्चन हम डेली करेंगे। अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत किसे कहा जाता है? साथियों, ये जो सवाल है ये अभी सेकंड ग्रेड 2016 में भी आया था और रीट फर्स्ट लेवल 2011 में भी आया था, लेकिन इसमें ऑप्शन दोनों में अलग अलग थे। इस बात को आप समझ लें। इसने कहा है अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत। तो अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत, पहले तो आप ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर दें। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। यहां पर जो राइट आंसर माना उन्होंने, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इस पर थोड़ी चर्चा और कर लेता हूं, तब तक आप आंसर दें। ये जो सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत है, अभी सेकंड ग्रेड में आया था, सेकंड ग्रेड में, और सेकंड ग्रेड में उसमें ऑप्शन जो थे वो अलग थे। वहां पर ये जो सवाल था इसकी प्रकृति ऐसे थी, उसमें इंग्लिश से ये सवाल हल हुआ था। इनसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये क्वेश्चन था इंग्लिश में।
इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग दे रखा था, जिसे सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत, और इंग्लिश दे रखा था इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग कौन सा कहलाता है, तो वहां पर इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग वर्दीमर कोहलर कॉफका का कहलाता था। तो वो आंसर बिल्कुल राइट गया था। जिसने इंग्लिश पढ़ी, हिंदी से सवाल हल नहीं हुआ था। यहां पर उपयुक्त सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। तो देखो यहां पर जो आंसर होगा सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत, वो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। देखो प्रबंधन का सिद्धांत वैसे इन पर भी व्यवहारिक होता है, लेकिन ये पुनर्बनन पर विशेष बल देते हैं। संबद्ध प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है, ये संबद्ध प्रतिक्रिया का मतलब होता है अप्राकृतिक उद्दीपक अस्वाभाविक उद्दीपक से जबरदस्ती जोड़ना, उसे कहते हैं संबद्ध, और स्वाभाविक से जोड़ना उसे कहते हैं संबंधन। तो संबंधन के जनक थॉर्नडाइक और संबद्ध के जनक या अनुबंधन के जनक पावलोव कहलाते हैं। तो संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। तो यहां पर यह भी व्यवहारिक नहीं है। और सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत जो क्रिया करके बच्चा खुद सीखता है, तो यहां पर ये जैसी क्रिया करेगा उचित क्रिया करने पर उसको अच्छा पुनर्बलन दे, जिससे उसके व्यवहार का फिक्सेशन हो जाएगा और क्रिया की पुनरावृत्ति करेगा। तो वहां पर कौन सा आंसर होगा हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और वहां पर जो पूछा गया था वो इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग। सवाल में ऑप्शन दोनों में अलग अलग थे। तो आज के सेशन में इतना ही, 20 क्वेश्चन हमने हल किए। नेक्स्ट क्लास कल 4 बजे होगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बस बढ़िया सर। हाँ 4 से ले रहे थे, आज तो 5 से स्टार्ट की थी। कहाँ गए सर वो बच्चे, चले गए हैं? अरे सर तो